बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाला गफ़ार। नाजरीन, सेहत सब के लिए पीटीवी न्यूज़ का वो प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से, और हमारी पूरी कोशिश है कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करें। हम चाहते हैं कि अगर हमारे प्रोग्राम के ज़रिए एक शख्स की भी ज़िंदगी बच सके तो हम बचा लें। और आप हमारा साथ किस तरह से दे सकते हैं? आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। द नंबर्स आर 0519212643, 0519212644। हमारे साथ प्रोग्राम में एक जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं, मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, फॉर्मर एक्स फिजिशियन टू प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, AFIC NIHD को कमान कर चुके हैं, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे और आजकल मेडिके कार्डियक सेंटर चक शहजाद इस्लामाबाद में एज अ कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, सर्दियों का मौसम आ गया है। जी हाँ, और सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम सर्दियों से ही स्टार्ट करें कि सर्दियों का क्या इम्पैक्ट आता है कार्डियक पेशेंट पर? क्या उसकी कंप्लेंट्स या सिम्टम्स बढ़ जाते हैं सर? जी बिल्कुल, आई थिंक ये मौसम के लिहाज से बहुत अच्छा सवाल है। और ये होता ये है कि सर्दियों में डेफिनेटली जो हार्ट वाले मरीज़ होते हैं उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है ठंड की वजह से। उसमें से कई दफ़ा ठंड में जो है वो नालियाँ भी सिकुड़ जाती हैं, ज़ोर भी ज़्यादा लगता है, तो अंजाइना आपका बढ़ जाता है। जिनका स्टेबल चल रहा होता है, यानी दवाइयाँ जो पहले खा रहे हैं उससे उनकी तकलीफ़ उन्हें नहीं होती, तो जो ही ठंड आती है तो अंजाइना बढ़ जाता है और आपको दवाइयों की जो डोज है उसे एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सर्दियों में अपने आप को प्रॉपरली कवर करके रखें, यानी आप बुनियान पहने, स्वेटर पहने, मफलर पहने, टोपी पहने। मफलर और टोपी का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आपकी जो ठंड होती है मुंह से और गले से जो है लगती है और फिर आपको जाके ये अंजाइना ये चीज़ शुरू हो जाती है और कई दफ़ा वो आपके हार्ट अटैक का भी सबब बनती है। अच्छा। और इसी तरह वो मरीज़ जो हार्ट फेलियर के मरीज़ होते हैं और वो उनका कंट्रोल चल रहा होता है, तो इस ठंड की वजह से उनको हार्ट फेलियर और सांस फूलना ज़्यादा शुरू हो जाता है। अच्छा। और जो ब्लड प्रेशर वालों का ब्लड प्रेशर ऊपर होना शुरू हो जाता है। हमारे कोशिश ये होती है कि जब सर्दी होती है तो लोगों का ये होता है कि जितना खाएंगे उतनी सर्दी कम होगी, और बैठ के खाने वाला और स्पेशली हमारी जो डीप फ्राइड चीज़ें हैं, तली चीज़ें खाने का ज़्यादा रुझान होता है, ड्राई फ्रूट का ज़्यादा रुझान होता है, मूंगफली का बहुत ज़्यादा रुझान होता है, पकौड़े समोसे ये चीज़ें हैं, और ये सारी की सारी आपके लिए सेहत के लिहाज से नुकसानदेह होती हैं। तो इस पे आप बिल्कुल ममनू तो नहीं है, इन चीज़ों को आप खाएं और इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ी मिकदार में करें, और साथ ही साथ अपने आप को प्रॉपर कवर करके बाहर निकलें। और कहीं अगर आपको ठंड लग रही है ज़्यादा, या पानी भी पीते हैं तो आपको ठंड लगती है और आपको पेन शुरू हो जाता है, तो फिर पानी भी नीम गर्म करके पिएं। चाय और कहवे का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसे अपने आप को गर्म रखें। फिर जैसे यखनी है या सूप है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, और उसका भी जब इस्तेमाल करें तो कोशिश ये करें कि उसमें नमक कम हो, चिकनाई कम हो, क्योंकि अगर नमक की मिकदार ज़्यादा होगी तो तब भी हार्ट फेलियर ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा। और कई दफ़ा थोड़ी से नमक के चंद दाने ही डालने के बाद ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा ऊपर कुछ लोगों का शूट कर जाता है, वो इतने सेंसिटिव होते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत बेहतर रहेगी। इसी तरह जब नहाएं तो ठंडे पानी से ना नहाएं, हमेशा गर्म पानी से नहाएं। ठंडे पानी, जो हार्ट का पेशेंट है अगर वो ठंडे पानी से नहाएगा तो अचानक उसकी नालियाँ सिकुड़ के उसको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, हार्ट अटैक ये भी हो भी सकता सुनने है। में आया है कि अगर आप डायरेक्ट सर पर पानी डाल देते हैं तो ये नुकसानदेह होता है। क्या वाकई ऐसा है कि स्ट्रोक हो सकता है या कोई? उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं। पानी का टेम्परेचर ठीक होना चाहिए और बाथरूम का टेम्परेचर ठीक होना चाहिए। अगर बाथरूम बहुत ज़्यादा ठंडा है और बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से आप नहा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आपको थोड़ी देर में तो नहीं पता चलता, लेकिन बाद में उसमें इम्पैक्ट होता है। लोगों को इवन बाथरूम में कार्डियक अरेस्ट हुए हैं, दिल बंद हो सर, गया, इसकी दिल क्या का वजह होती है कि यूजुअली बाथरूम में कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है? उसमें होता है ये कि आपकी एक्सर्शन हो रही होती है, फिर पानी ठंडा होता है, बाथरूम ठंडा होता है, उस ठंड की वजह से नालियाँ आपकी काफ़ी सिकुड़ जाती है। अगर एक नाली देखें 60-70% बंद है और नॉर्मल आपका गुजारा चल रहा है, आपको पेन नहीं होता, आप काम काज भी कर रहे हैं, रूटीन के रोज़ाना के काम कर रहे हो, मसला नहीं होता, लेकिन जो ही ठंडा पानी लगता है या आप ठंडे बाथरूम में टेम्परेचर, आपने कपड़े उतारे होते हैं, ठंड आपको लगनी शुरू हो जाती है, तो आपकी नाली ऐसे सिकुड़ जाती है। जिसे कुड़वल कहते हैं, कुड़वल पड़ जाता है, तो वो जो 70% में से 30% फ्लो चल रहा था वो 30% बंद हो जाता है, और 100% नाली बंद होके फिर आपको हार्ट अटैक कर सकती है, या आपको अंजाना कर सकती है, ये कार्डियक अरेस्ट कर सकती है। यानी सिर्फ ये नहीं है कि आपके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, ये भी हो सकता है कि आपको इवन हार्ट अटैक पे। इसलिए जब भी बाहर भी निकले, बारिश हो रही है, हवा ठंडी चल रही है, तो प्रॉपरली अपने आप को कवर करके, मौजे पहन के रखें, बनियाने
आपने गर्म बनियान आपने पहनी हो, मफलर और टोपी का ज़्यादा इस्तेमाल हो, स्वेटर कोट वगैरह चादर जो भी है प्रॉपर तरीके से आपकी लिपटी हो और ठंड से बचने की कोशिश करें। क्योंकि सर जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस हैं, जिस तरह के बच्चे हैं और बड़े बूढ़े हैं, हम लोग हमेशा बच्चों को तो कवर कर लेते हैं लेकिन बड़े बूढ़ों की तरफ हमारा इतना ध्यान नहीं जाता। तो ये आपने बड़ी अच्छी बात की और हम अपने प्रोग्राम के थ्रू लोगों को ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह के वो अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं तो अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें। जब वो बाहर जा रहे हैं तो उनको मोज़े दें, उनको मफलर प्रोवाइड करें और टोपी वगैरह पहनाएं ताकि ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं इनसे बचा जा सके। अच्छा सर, सर्दियों में हम लोग ड्राई फ्रूट भी बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो कितनी क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट खा सकते हैं? मैं हमेशा जो पेशेंट मेरे जो होते हैं कार्डियक हार्ट वाले पेशेंट्स उन्हें एडवाइस करता हूँ कि आप सारे ड्राई फ्रूट खा सकते हैं लेकिन 3-4 दानों से ज़्यादा ना हो। और स्पेशली मूंगफली का जो है इस्तेमाल ज़रा कम होना चाहिए, उसमें ऑयल भी ज़्यादा है, उसमें फ़ैट भी ज़्यादा होती है और काफ़ी हैवी होती है, मुश्किल से हज़म होती है। तो वो अपने सामने उतनी ही मिकदार रखें जितनी आपने खानी है, क्योंकि जितनी सामने पड़ी होगी मूंगफली ऐसी चीज़ है, अब सर्दियों में बंदा फिर वो खाता चला जाता है, हाथ रुकते नहीं है। इसी तरह चलगोज़े वगैरह हैं और ये बादाम हैं, अखरोट वगैरह हैं, इनके भी आई थिंक 3-4 दानों से ऊपर जो है ये नहीं खाने। कुछ लोगों ने इसे एक तरीका इलाज समझ लिया कि काफ़ी मकदार में खाते हैं तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, हैवी हो जाते हैं, उसमें भी ऑयल होता है, उसमें भी थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है। इस पर बात करेंगे सर। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद अशरफ रिनारा खुर्द उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछे। जी मैंने 2 हफ्ते पहले डॉक्टर साहब से अपनी बीमारी और इलाज के बारे में बात की थी, तो मुझे जनरल साहब ने कुछ टेस्ट करवाने का कहा था, तो वो मैंने अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाया है और उस टेस्ट में जो मेरा है वो ट्राइग्लिसराइड जो है 170 है, LDL 59 और HDL 42 है। तो मैंने ये अपने जो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आमिर बंदेशा PIC लाहौर में, मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने मुझे मेडिसिन जो है वो कंटिन्यू रखने का कहा है। तो अब मैंने डॉक्टर साहब से मेरा ये कहना है कि क्या मैं देसी घी की कोई रोटी कभी कभार हफ्ते में 1-8 मरतबा जो है वो मैं ले सकता हूँ? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया। और सर बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे कॉलर्स हमें दोबारा कॉल करते हैं और फीडबैक भी देते हैं, तो इनके सवाल का आप क्या जवाब देंगे? जी जी बिल्कुल, आई थिंक आपके टेस्ट जो आए हैं बहुत अच्छे टेस्ट आए हैं, विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं और आप एहतियात भी कर रहे हैं, तो हफ्ते में 1 दिन देसी घी का पराठा खाने में कोई हर्ज नहीं है, आप खा सकते हैं। बहुत फ्रीक्वेंसी उसकी वो नहीं होनी चाहिए और आई थिंक आपके टेस्ट इतने अच्छे हैं कि यस। देखिए, हम जब आपको एहतियात के बारे में बताते हैं तो मुकम्मल तौर पे कोई चीज़ ममनू नहीं होती। आप हर चीज़ खा सकते हैं, चख सकते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में और उसकी वक्फा ज़रा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी हम चिकनाई की चीज़ें खाती हैं उसका असर हमारे ब्लड में होता है। चिकनाई ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, उसमें क्लॉट बनने की सलाहियत ज़्यादा हो जाती है। तो जब बीच में से दिन गुजर जाते हैं तो वो चिकनाई काफ़ी क्लियर हो जाती है और उसका नुकसान नहीं होता। और अगर इसी तरह अगर आप कहीं सिरी पाए खाना चाहते हैं या मग्स खाना चाहते हैं जिसमें चर्बी बहुत ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी खाएं आप, लेकिन वक्फा ज़्यादा होना चाहिए। महीने में 1 दफ़ा खा लिया, 2 हफ्ते के बाद खा लिया, जवान आदमी है 2 हफ्ते के बाद खा लिया, डेली ना खाएं, क्योंकि डेली खाने से जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में बताया कि जितनी चिकनाई ज़्यादा होती है उतना ही खून गाढ़ा होता चला जाता है और कई दफ़ा आपकी नालियाँ दिल की बंद नहीं होती और ये चिकनाई जो आपने खाई होती है ये जेली बन जाती है और ये जेली बन के आपकी दिल की नालियों में फंस जाती है और नाली बंद करके हार्ट अटैक कर देती है। तो वो वाली कैफियत नहीं आनी चाहिए और कई दफ़ा नॉर्मल नालियों के साथ आपको हार्ट अटैक हो जाता है अगर आपने चिकनाई वाली खुराक लगातार रोज़ाना खाई हो और उसमें वक्फा ना दिया हो, उससे ये बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये ज़्यादातर हमारे जो नौजवान बच्चे हैं जिसमें 20, 30, 40 साल के हैं और उनमें ये ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें ये होता है जी उन्हें कुछ नहीं होगा, जितना मर्जी खाते चले जाए और जो मर्जी खाते चले जाए। लेकिन हमारे पास जो बच्चे हार्ट अटैक के साथ आते हैं फिर उनका यही होता है जी कि पिछले हफ्ते पूरे से या तो न्यारी खा रहे थे या पाए खा रहे थे या शादियाँ खा रहे थे और सुबह पराठे चल रहे थे और अंडे बहुत ज़्यादा चल रहे थे, उसमें ये नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। सर यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बाका तारिक कोयटा से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछें। हाँ जी, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि जैसे बीपी लो होता है किसी का तो वो उसको कहते हैं कि आप अंडा खा लें, नींबू खा लें, नमक खा लें, तो जिसका बीपी हाई होता है उसको प्रिकॉशनरी क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए? उसको कहते हैं बस तुम लेट जाओ, वॉक ना करो, क्या उसको नहीं वॉक करनी, चलना फिरना नहीं चाहिए? तो ये तफसील से जरा वो मैंने पूछना था कि उसको उस टाइम पे उसको बगैर मतलब दवाई के बगैर जो वो एक्सरसाइज करे तो नॉर्मल हो जाए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका सवाल जो है वो बहुत सारे लोगों की हेल्प करेगा। जी सर, जी, बताइए। आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है। उसमें मैं जब भी मेरे पास मरीज आता था उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता था तो मैं कहता था भाई आज आपका क्यों ब्लड प्रेशर ज़्यादा है कि मैंने आज अंडा खा लिया था। भाई अंडा अकेला कुछ नहीं कहता, अंडे के ऊपर जो आप नमक बहुत ज़्यादा डालते हैं ना, ये उसका असर होता है जो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है। अंडा खाने, जैसे मैंने कहा कि आप नॉर्मली हफ्ते में 3 अंडे जर्दी समेत खा सकते हैं और सफ़ेदी एक की बजाय रोज़ाना डेली खा सकते हैं। और प्रेफरेबली उसमें होना ये चाहिए, उबला होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर, उसमें ऑयल नहीं होता, चिकनाई नहीं होती। और कभी कभी आप फ्राई और ये ऑमलेट वगैरह भी खा सकते हैं। नमक का थोड़ा सा जो इस्तेमाल है उसके ऊपर प्रॉब्लम हो जाता है। उन्होंने कहा कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो क्या लिटा देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए। देखिए ब्लड प्रेशर की मैंने बताया वो रेंज है 140-90 ऊपर वाली रेंज है, यानी इससे ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, और नीचे वाले 90-60 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये ब्लड प्रेशर अगर आपका 140-90 से नीचे है तो कोई फिक्र वाली बात नहीं, और थोड़ा बहुत अगर ऊपर हो जाता है तो ये रेस्ट उसमें है कि आप रेस्ट वगैरह वाकई वो रेस्ट करें, एक्सट्रीम एक्सरसाइज ना करें जिसमें भागना दौड़ना या जॉगिंग वगैरह है वो ना करें, लेकिन दवाई के साथ इसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपका ब्लड प्रेशर 140-90 से ऊपर जाता है तो आपके मुख्तलिफ अज़ा जो जिस्म में हैं उनको नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि उस लेवल से जो जिस लेवल पे नुकसान पहुंचाता है उस लेवल से नीचे ब्लड प्रेशर है, और ये 140-90 हद है आपकी, 140-90 से क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर इसे क्रॉस करते हैं तो कई तरह सिंपल आप खुराक कंट्रोल करने से, खुराक में क्या, नमक का कम इस्तेमाल। हमारी हर चीज़ में नमक होता है, हम जो भी खाने की चीज़ लेते हैं उसमें नमक होता है, उसमें आटे में भी डालते हैं, चाय में भी डालते हैं, खाने में भी डालते हैं, और फ्रूट के ऊपर भी डालते हैं, हर चीज़ में नमक डालते हैं। तो उस नमक की मिकदार को कम कर देना चाहिए। यानी कि आप अगर तरकारी में डाला तो ठीक है, बाकी टेबल सॉल्ट को आप बंद करें तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। वजन आपका ज़्यादा है, आप वॉक करना शुरू करें, आधा घंटा डेली वॉक करें तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। अगर आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीना बंद करें तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आ जाएगा। टेंशन में रहते हैं तो रिलैक्स होने की कोशिश करें, अपने आप को मसरूफ रखें किसी स्पोर्ट्स में या किसी और ऐसी एक्टिविटी में जहाँ पे आप रिलैक्स कर सके, उससे आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाएगा। अच्छा सर, इन्होंने ये भी पूछा था कि कोई ऐसा खाना है जो उस वक्त दे सकते हैं, कोई ऐसा ड्रिंक है, जिस तरह कि इन्होंने कहा कि नींबू पानी जो है वो ब्लड प्रेशर को ऊपर कर देता है। इसका जवाब मैं आपसे लूँगी, लेकिन यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रुकैया बात कर रही हूँ कराची से। जी रुकैया, सवाल पूछे। जी, अभी 4 या 5 दिन पहले जो है ना, मेरे शौहर ने ठंडा पानी होता है फ्रिज से, वो डिफ्रीज़र किया हुआ था, वो उन्होंने नीचे रखा। फिर उसके बाद वो निकाल के जैसे वो पानी बन गया तो फिर बर्फ़ को उन्होंने फिर वो पानी पिया। फिर उसके 10 मिनट बाद जो उनकी तबीयत ख़राब हुई है ना, अचानक से वो बिल्कुल नीले पड़ गए, उनको इतनी सर्दी लगी है कि 2-4 कंबल उनके ऊपर डालें, फिर बिल्कुल उनको कवर किया, सब बंद, खिड़कियाँ वगैरह सब बंद की। तो वो जो है ना फिर कई 15-20 मिनट बाद वो सेट हुए, यानी फिर उनकी सांसें चलना सही से शुरू हुई है, वरना वो बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि मुझे लगा कि अब ये इंतकाल हो जाएंगे, अल्लाह माफ़ करे। बहुत खौफजदा मंजर था वो। सिर्फ ये मुझे लग रहा है कि वो ठंडा पानी पीने की वजह से, क्योंकि अभी मैंने इनकी सारी बातें सुनी, इस वजह से ये बाद में चेक करवाया था? बाद में आपने डॉक्टर को दिखाया था उनको? अच्छा, वो माशाल्लाह खुद जनरल सर्जन है, लेकिन उनको मैं यही कह रही हूँ कि आपको यही इशू है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बस मुझे ठंड लगी है हल्की सी, कुछ भी नहीं है। अब मैं सामने उनको लेके जाना चाह रही थी, उनका नाम डॉक्टर मोहम्मद रऊफ शेख है। अब वो जो है ना खुद जो है ना ये सारी चीज़ों में नहीं करना चाह रहे थे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये नॉर्मल सी बात थी, लेकिन मैं घबरा गई क्योंकि मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। ठीक है, एज क्या है उनकी? उनकी जो है 50 प्लस। ठीक है, और कोई और सिम्टम भी आ रहा है, कोई दर्द वगैरह खुदा न ख्वास्ता, या सांस में तकलीफ? नहीं माशाल्लाह उन्हें कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, ना उनको ब्लड प्रेशर है ना शुगर है, कुछ भी नहीं है। उनकी एक्टिविटी भी इतनी है, वो अपने काम करते हैं। हाँ ये होता है कि प्रॉपर नींद पूरी अक्सर नहीं होती है, रात को अक्सर इमरजेंसी में जाना पड़ता है तो वो नहीं जा पाते। ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये बहुत अच्छा सवाल था, और ये एक कंसर्न वाइफ है और उनकी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी। यहाँ पे मैं चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यही एक इंडिकेशन और सिम्टम्स होते हैं जो आपको इंडिकेशन पहले आ जाती है।
जो इस देखें पानी जो आप इस्तेमाल करें ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, दरमियाना जो पानी हो वो आप इस्तेमाल बॉडी करें। टेम्परेचर। और ये वाला जो ठंडा पानी पियो और जैसे उनका रंग कहते हैं बदल गया था, चेहरा बदल गया था और ये मसला होता, और ये भी कई दफ़ा हार्ट अटैक की अलामत होती है। अब हम जो डॉक्टर्स हैं हमें भी डिनाइल वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा है। हाँ सर, ये बड़ा ज़्यादा और है, ये डिनायल मैंने बहुत पिछले ज़्यादा है। दिनों एक डॉक्टर साहब थे, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब कोलीग थे और फिजिशियन थे, और उन्हें ऐसे डिस्कम्फर्ट हुई और उन्होंने कहा नहीं ये मैदे की तकलीफ है। खुद मेडिकल स्पेशलिस्ट थे और उन्होंने अपने कोलीग से उन्होंने कहा ईसीजी करवा ले, उन्होंने ईसीजी नहीं करवाई। अगले दिन उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेलियर हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो ये इंडिकेशन होती है। मेरा इनको भी यही मशवरा है कि डॉक्टर साहब को कहे एक दफ़ा जाएं, अपनी ईसीजी करवाएं, अपने सारे ब्लड टेस्ट करवाएं, एको और ईटीटी कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर करवाएं। हो सकता है कि ये पहली इंडिकेशन हो और खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ है जो जिसको इलाज की ज़रूरत है, एक दफ़ा डायग्नोज हो जाए और फिर उसका इलाज शुरू हो जाए। तो ये इंडिकेशन जो है यही के दफ़ा इंडिकेशन है। ये नहीं होना चाहिए कि रंग पीला पड़ जाए, बंदे की तबीयत ख़राब हो जाए सिर्फ ठंडा पानी पीने से। नहीं, ये है कोई मसला है जिसको उस ठंडे पानी ने ट्रिगर किया है, उसको डिग आउट करने की ज़रूरत है, उसको डायग्नोज करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर लेटने और सोने की ज़रूरत नहीं है। और मैं हमेशा फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करता हूँ कि जो फैमिली वाइफ और बच्चे हैं वो जब अपने घर वालों को ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें पता होता है कि ये जो उनकी हालत है नॉर्मली नहीं होती, और ये कोई एक्सट्रीम हालत है जो कि गड़बड़ हो गई, और उसको फिर आगे उसकी तशखीस करना वो बहुत ज़रूरी हो जाए। तो मेरा इनको भी यही मशवरा है कि डॉक्टर साहब जो डिनाई करेंगे, हम सारे डिनाई करते हैं एज अ डॉक्टर, मुझे नहीं हो सकता, और कहीं कि डायग्नोज हो ना जाए। अगर डायग्नोज हो गया कि मुझे दिल की तकलीफ है तो बंदा वैसे डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में चला जाता है कि मैं शायद अनफिट हो गया हूँ। नहीं, आप तशखीस करवाएं, इलाज करें, 100% फिट होकर दोबारा काम शुरू करें। और ये बड़ा अच्छा किया इनकी वाइफ ने कि उनको एहसास दिलाया है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात की कि वाइफ्स का, बच्चों का, सबका एक रोल है। अगर आपको लग रहा है कि घर में किसी की तबीयत ख़राब है और वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहे, तो आपने उनको ज़बरदस्ती और पकड़ के लेके जाना है। और यही जी बिल्कुल, हो सकता है कुछ ना निकले, हो सकता है ना, लेकिन टेस्ट करवाना, और यही सटल किस्म की इंडिकेशंस होती हैं जहाँ से आप जो आपको लीड करती हैं कि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। अच्छा सर, हम लोग कह रहे थे ड्राई फ्रूट क्या ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है? उसमें ज़्यादा मिकदार में, देखें मॉडरेशन हमेशा कहते हैं, इत्तेदाल हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह यही हर चीज़ खाने पीने की, और इसमें नट्स में भी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो नट्स का ऐसे इस्तेमाल करते हैं जैसे दवाई का इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप 3-4 दाने जो खा लें ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह जब आप मूंगफली खाते हैं तो उसमें भी चिकनाई ज़्यादा होती है, और चिकनाई जो है वो खून में चली जाती है और कई दफ़ा हैवी हो जाती है, मुश्किल से हजम होती है, वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो थोड़ी मिकदार में हमेशा खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये कोई ड्राई फ्रूट ऐसा नहीं है जो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करता है। उसमें बाकी सारी चीज़ें हैं जो कि नेचर में जो होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं, लेकिन ये नहीं है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल को वो कम करती हैं। वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, लेकिन थोड़ा बढ़ाती है, लेकिन बढ़ाती है। तो इसलिए इस दवाई के तौर पे से कभी इस्तेमाल ना करें। दवाई के तौर पे इस्तेमाल ना करें। यहाँ पर एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सनम फारूक बात कर रही हूँ, रावलपिंडी बहरिया टाउन से। मेरा ये सवाल है कि मुझे मेरी एज 43 है और मेरा जो ब्लड लेवल है पिछले 9-10 साल से ये कोई गायनी के मेरे इश्यूज थे, तो उसके बाद ये 8 मैक्सिमम अब 8 पे आ गया है। 6.56 तक रहा, आ जाता था, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई, वीनोफर की ड्रिप्स लगी, तो अब 8 पे ये है कि कांस्टेंट है और मैं बेहतर महसूस करती हूँ, ये आगे नहीं जाता। तो मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताई। इस वक्त मेरा सवाल ये है कि मैं सीढ़ी मुझसे नहीं चढ़ी जाती, और अगर मैं चढ़ जाऊँ तो मेरी सांस इतनी चढ़ जाती है कि मैं लिटरली, कभी ऐसा होता है कि मुझे बैठ के 2-3 मिनट सांस बहाल करने में लगता है, और एक तो ऐसा हुआ जैसे लग ही नहीं रहा था कि मेरी सांस वापस आएगी, इतना मैं वो डिस्कम्फर्ट मुझे हो रहा था। बस ये सवाल है। अभी आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है? 8.2 है इस वक्त, बहुत बढ़ने के बाद 8.2 है। ठीक है। और किसी डॉक्टर को आप रेगुलरली चेक करवा रही हैं? मैं करवाती भी रही हूँ, यहाँ पे बहरिया टाउन में बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, और आया भी है, मल्टीपल टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हुई है, और हार्ट के डॉक्टर को मैंने दिखाया था अभी लास्ट वीक। ठीक है। उन्होंने इकोग्राफी की है और एक सिंपल ईसीजी की थी, तो उन्होंने कहा आपको हार्ट का इशू नहीं है, और आप जो है सिर्फ अपना इस पे तवज्जो दें कि आपका ब्लड लेवल जो है
वो मेंटेन हो जाए। ब्लड लॉस आपका ज्यादा है या डाइट आपकी जो है वो ठीक नहीं है कुछ? बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि अब मेरी डाइट, मैं एक चिड़िया जितना मेरा खाना हो गया है। मतलब मैं बहुत ज्यादा खा नहीं सकती हूँ, और बिल्कुल एक बच्चे का जो डाइट है उतनी हो गई है। मुझे वेट लॉस हो रहा है आपको? वेट लॉस हो रहा है कोई? वेट गेन हो रहा है। ठीक है। थायराइड के टेस्ट हुए हैं आपके? थायराइड टेस्ट क्लियर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू जी सर, इनका हीमोग्लोबिन बहुत जी हाँ, ज़्यादा लो इनका है। इशू ये है कि खून की कमी होती है। बिल्कुल, खून की हीमोग्लोबिन देखिए, खून जो है वो हर सूरत में जो लोएस्ट लेवल है वो 10 से नीचे नहीं आना चाहिए, 10 से ऊपर ही होनी चाहिए। बिल्कुल। वो ख्वातीन का जो है वो नॉर्मली 13 से 14, मर्द हज़रात का 13 से 15 जो है वो नॉर्मल होता है। और जब ये 10 से नीचे ड्रॉप करता है तो जो ये खातून है, ये जो सिम्टम्स बता रही हैं यही होता है कि आपसे चला नहीं जाता, सांस फूल जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, टांगें थक जाती हैं, जल्दी आप थक जाते हैं, रोज़ाना जो घर का काम काज है वो भी नहीं आप कर सकते। और दिल पर भी कोई और इसका दिल असर के ऊपर होता है? डेफिनेटली इसका असर होता है। जब हीमोग्लोबिन कम होती है तो दिल फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर ज़्यादा, क्योंकि वो ऑक्सीजन इतनी पूरी नहीं होती, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाती है, हर जगह पहुँचाती है, और ऑक्सीजन लेने के लिए वो कई दफ़ा से काम ज़्यादा करना पड़ता है, तो जिससे हम कहते हैं कि डायलिटेशन, एनलार्जमेंट हार्ट की वो हो जाती है और हार्ट फेलियर हो सकता है। अच्छा। इसलिए हीमोग्लोबिन को 10 और या 10 से ऊपर रखना चाहिए। अब इनका जो मेन मसला ये है कि डायग्नोज करें कि इनकी हीमोग्लोबिन कम क्यों रहती है। सबसे मेन मसला इनका ये है कि हो सकता है कि इनकी फैमिली ट्रेट हो, जिसे थैलेसीमिया कहते हैं, थैलेसीमिया मेजर या माइनर हो सकता है। और ये माइनर इनको होगा, आखिर कितनी हीमोग्लोबिन, क्या इन्होंने टेस्ट करवाए हैं हीमोग्लोबिन के, जिसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, और बाकी टेस्ट जो देखते हैं, क्या इनका पेट से, आंतों से, पखाने में कभी खून नहीं आया। अगर दूसरा ये है कि गायनेकोलॉजिकल मसले हैं, हाँ, तो आई थिंक देखिए, मेनोरेजिया वगैरह की मेनोरेजिया वजह से अगर साथ है इनको- और हैवी मेंसेस हैं जिनको, उनकी भी हीमोग्लोबिन ड्रॉप कर जाती है, फिर लेकिन फिर बीच में बिल्टअप कर जाती है। तो उसी हिसाब से जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली खुराक है वो आपकी होनी चाहिए। गोश्त का इस्तेमाल 3-4 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, और पालक जो है वो डेली इस्तेमाल करें, या कुछ हफ्ते में 2-3 दिन इस्तेमाल करें। और कभी कभार जो है, जो हम मामूली मना करते हैं कि जो छोटे गोश्त की जो कलेजी है वो हफ्ते में 1 दिन वो इस्तेमाल करें, उससे खून ऊपर चला जाता है। जो मैक्सिमम जो फ्रूट है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी है, क्योंकि ये लीक, Diagnosis हाँ, बड़ा ये इनका ज़रूरी है। लीक होता रहेगा, हीमोग्लोबिन कम होता रहेगा, उसका ये जवाब नहीं है कि आप बार बार खून लगवाएं और फिर जो दिनों पर आयरन उसका की इलाज रिप्लेसमेंट नहीं है वो आप रखें। वो पहले उस सोर्स को, जहां से ये लीक हो रहा है, उसको बंद करेंगे तो फिर जाके हालत ठीक होगी। मेरा इनको ये मशवरा है कि एक अच्छे हेमाटोलॉजिस्ट को, जो कि ब्लड के स्पेशलिस्ट हैं, और या एक अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट को, कि वो उसको चेक करवाएं कि आपकी वजह क्या है, कि आपकी हीमोग्लोबिन कम है। और हीमोग्लोबिन जब आपकी 10 से ऊपर होगी तो ये थकावट, ये सांस का फूलना और दिल की धड़कन, ये ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो और जाएगी। बड़ा ज़रूरी है कि ये इसको टेस्ट करवाएं और चेक करवाएं और अपना इलाज करवाएं, क्योंकि इसका दिल पर भी असर आ सकता है। बिल्कुल। जी, यहाँ पर एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जी मिसबा बोल रही हूँ, लाहौर से बोल रही हूँ। जी, सवाल पूछें। और जी जी मुझे सवाल पूछना है जी। मेरी एज है 60, ठीक है। तो 60 ईयर्स की हूँ मैं, 60 ईयर्स की, ठीक है। 60 साल। और मेरा मेरा जो है ना बीपी 120/70 रहता है, कभी कभी 140 हो जाता है अगर कोई टेंशन करूँ या एक्सर्शन करूँ। और मेरी शुगर लेवल है 6। तो डॉक्टर साहब से पूछे ये ठीक है? मतलब कितनी है शुगर आपकी? नॉर्मल है 6। और मैं Six एक्सरसाइज millimole। करती हूँ। हाँ जी, ठीक है, मिलीमोल में आप बता रही हैं। ठीक है। जी जी, बोलें। हाँ जी, तो यही सवाल है मेरा कि 6 शुगर है मेरी, और मेरा जो बीपी है 120/70 रहता है, और वैसे कभी कभी 140 पे जाता है, लेकिन यूजली नहीं जाता। और मैं एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, ओवर वेट हूँ मैं। अच्छा, ओवरवेट हैं आप? जी जी, ठीक है, हाँ जी, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी जी, इनका सवाल था कि एक तो ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभार 140 पे जाता है, एक्सरसाइज भी करती हैं, और इनका शुगर जो है वो 6 पे कभी चली जाती है। 6 मिलीमोल है। हम नॉर्मली मिलीग्राम में हम पाकिस्तान में बात करते हैं, तो मिलीमोल जो है वो आखिरी हद है 6 जहाँ पे जाती है। तो वज़न इनका है, और ये पोटेंशियल डायबिटिक हो सकती हैं, और इन्हें चाहिए कि एक तो जैसे पहले एक्सरसाइज कर रही हैं वो वॉक करें, अपना वेट रिड्यूस करें, और जो शुगरी चीज़ें हैं वो बंद कर दें। यानी मीठे का, चीनी का इस्तेमाल बंद, गुड़ का, शक्कर का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स आप इस्तेमाल ना करें, बेकरी मिनिमम होनी चाहिए, उसको कम से कम इस्तेमाल करें। और फ्रूट में जैसे मैंने कहा था कि आम और
जो अंगूर होते हैं इसमें ज़रा कंटेंट शुगर का ज़्यादा होता है, इसकी कम मिकदार में इसको इस्तेमाल करें और वॉक ठीक रखें और ये उस हिसाब से ठीक सर रहेंगे। HbA1c भी करवा लें बहुत ताकि यस, पता वो चल बहुत जाए। ज़रूरी है। वो मैं पूछने लगा था कि इन्होंने HbA1c करवाया कि नहीं, क्योंकि वो आपका जो पिछले 3 महीने का एवरेज अगर उसका इनका 6.5 से ऊपर आता है, इसका मतलब है कि इनके डायबिटीज़ जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो इनका 6.5 से नीचे इनका जो है वो HbA1c रहना चाहिए और ये इन्हें आजकल में ही करवा लें ताकि इन्हें पता चल जाए। और ये अभी इनिशियल स्टेजेस में है और आराम से चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। अगर ये वेट से, डाइट से, एक्सरसाइज से अपनी शुगर नीचे ले आते हैं तो हो सकता है कि इन्हें मेडिसिन को ज़रूरत ही ना पड़े, शुगर की मेडिसिन की, कई और साल इनके ऐसे ही गुजर जाए। तो वज़न, एक्सरसाइज और डाइट, इन 3 चीज़ों का बहुत अच्छा रोल है। अच्छी बात यह है कि खातून कॉन्शियस है अपनी सेहत के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में कॉन्शियस है, वेट के बारे में कॉन्शियस है और शुगर के बारे में कॉन्शियस है और इंशाल्लाह एहतियात करती रहेगी तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 5-10 साल इन्हें कुछ नहीं होता। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर जो प्री डायबिटीज़ का जो फेज़ है, अगर इस फेज़ में आप कंट्रोल कर लें तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। और अगर एक दफ़ा आपको डायबिटीज़ हो जाए तो बहुत सारे और भी मसाइल हो सकते हैं आपको। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा ये बताइएगा कि डायबिटीज़ जो है वो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, तो डायबिटीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, फैसल जॉफर, रावलपिंडी से। जी, सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि एक तो मेरी एज 46 है और मुझे बीपी का है प्रॉब्लम। मुझे बीपी 140/90 रहता है और कुछ अर्से पहले मुझे जो है ना वो हार्ट बीट जो है ना मेरी मुझे कानों में सुनाई देनी शुरू हो गई थी। तो वो फिर सारे हार्ट के टेस्ट तो हुए, वो सारे क्लियर है। तो अभी एक मेडिसिन ले रहा हूँ कॉनकर 2.5 mg की। लेकिन फिर भी कभी कभी जब मैं कोई सीढ़ियाँ चढ़ूँ या कोई एक्सरसाइज ऐसे करूँ तो मुझे हार्ट बीट मुझे अपनी तेज लगती है। ठीक है, उसके लिए मुझे फिर क्या एडवाइस है? ठीक है। तंबाकू नोशी करते हैं आप? नहीं, वो नहीं करता। शुगर वगैरह है कोई आपको? नहीं, शुगर नहीं है। ठीक बीपी है, एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? बस अभी कुछ अर्सा पहले शुरू किया, फिर डॉक्टर की एडवाइस पे गई अपना वेट थोड़ा लूज करें, एक्सरसाइज करें। ठीक है। और वेट कितना है आपका? वेट 84 है। और फैमिली में कोई हार्ट डिजीज है? नहीं, हार्ट डिजीज नहीं है। लास्ट ईयर मेरे भाई की डेथ हुई थी, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा, ठीक है। उनकी एज 46 उनकी क्या एज थी? 47-48 थी। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी, आई थिंक इनको इनके बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। यंग भाई जिनकी डेथ हुई है हार्ट अटैक से और पूरी फैमिली को एहतियात करने की ज़रूरत है। जितने इनके बहन भाई हैं उन सबको कोलेस्ट्रॉल, अपना लिपिड प्रोफाइल, शुगर, ब्लड CP, यूरिया क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, एको और ETT साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाएं, जो स्ट्रेस टेस्ट जिसे कहते हैं। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते जो आपको सिम्टम तकलीफ़ हो रही होती है और आप उसे आइडेंटिफाई नहीं करते और आप उसे इग्नोर करते हैं और वो अचानक किसी दिन फिर कोई एपिसोड हो जाता है। इनको चाहिए, इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो टेस्ट मैंने लिखवाए हैं, बताए हैं, ETT, एको प्लस ब्लड टेस्ट, ये सारे ज़रूर करवाएं और साल में एक दफ़ा ETT ज़रूर करवा लिया करें। वेट को और फर्दर कंट्रोल करें, कोशिश करें कि 75-80 के करीब आप इनका आ जाए और डेली कम से कम 1 घंटा वॉक ज़रूर करें। अगर इनको डिस्कम्फर्ट होती है, चलने से सीने में बोझ या दर्द होता है या घुटन महसूस होती है या गले पे दबाव आता है या जबड़ों पे दबाव आता है, तो दैट मीन्स कि हो सकता है कि इनकी दिल की नालियाँ बंद हो और इन्हें डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। आई थिंक जो मैं नॉर्मली ये कहता हूँ कि अगर ये शक पड़ जाए कि फैमिली हिस्ट्री है आपको और यंग एज में लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हुई है या डेथ नहीं हुई और हार्ट अटैक हुआ और बच गए हैं या उनकी एंजियोप्लास्टी या बाईपास हुआ है, तो उन्हें चाहिए कि अगर ETT को नॉर्मल भी आ जाएँ तो एक दफ़ा अपनी CT एंजियो ज़रूर करवा लें। अच्छा। हाँ, जो CT स्कैन होता है, एंजियोग्राफी हम उसे कहते हैं, CT एंजियोग्राफी, वो वाली ज़रूर करवा लें। वो हमें गाइड कर देती है कि आपकी नालियों में किसी जगह पे सर, ब्लॉकेज कल है भी कि नहीं। एक पेशेंट थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो एंजियोग्राफी कराने से बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। वो कह रहे थे डॉक्टर ऐसे ही मुझे टेस्ट लिख रहे हैं और उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था कि अचानक से उनके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हुई और जब वो हॉस्पिटल गए तो अराउंड 180 थी। उनको कैरोटिड मसाज दिया गया, वेल्सेल्वा मैन्योर उन्होंने किया और उनकी जो हार्ट रेट है वो नीचे आ गई। तो उन्होंने कहा बस मैं घर जा रहा हूँ और दवाइयाँ तो उनको दे दी गई, लेकिन अब वो टेस्ट
टेस्ट करने से घबरा रहे हैं, तो क्या ये वाकई इन्वेसिव टेस्ट होते हैं, इससे घबराना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि जनरल कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि बस ये टेस्ट लिख दिए और ये चाहते हैं कि मैं टेस्ट करवा लूँ, वो टेस्ट करने से भी मरीज घबरा रहा होता है। नहीं, देखें, टेस्ट करने का एक मकसद होता है कि हो सकता है कि आप वैसे ही परेशान हो रहे हैं और हम टेस्ट करें और आपकी सारी चीजें नॉर्मल आ जाए, ठीक है, तो आप के ऊपर जो प्रेशर है बीमारी का कि मुझे हार्ट अटैक वो तो नहीं हो रहा, तो वो हट जाए, और अगर नॉर्मल है तो आपको पता चल जाए आप नॉर्मल हैं और बार बार डॉक्टर के पास या इमरजेंसी में ना जाना पड़े। और अगर कोई चीज़ आ जाती है जिसमें पता चल जाता है 100% में कितनी बीमारी है, और हम फिर उसी हिसाब से उसका इलाज करते हैं कि दवाइयाँ देनी है या स्टेंट डालने हैं या बाईपास की ज़रूरत है। और कई दफ़ा मरीज 15-15 साल दवाइयाँ खा रहा होता है और उसे कुछ भी नहीं होता है। अब टेस्ट करते हैं, एंजियोग्राफी भी नॉर्मल है, बाकी चीज़ें भी नॉर्मल है। तो मैं हमेशा, मेरी ये आई थिंक नाज़रीन को ये एडवाइस है कि जब आपको शक पड़ जाए और डॉक्टर को शक पड़ जाए कि आपको हार्ट का मसला हो सकता है, तो फिर आखिरी टेस्ट भी करवाएं ताकि आपको पता चले, ज़िंदगी को आसान करे, स्ट्रेसफुल ना बनाएं। अब खामखा डर के रहते हैं कि मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, वैसे मस्कुलर पेन होता है, आप फौरन इमरजेंसी की तरफ भागते हैं, या आपको डर पड़ जाता है जी मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा। तो ये जो टेस्ट है CT एंजियो इतना इन्वेसिव टेस्ट नहीं है। इसमें हम ये करते हैं कि कैनुला डालते हैं, जो हम नॉर्मल ड्रिप हम लगाते हैं वो कैनुला डालते हैं, उसमें एक इंजेक्शन देते हैं और आपके नालियों का एक्सरे करते हैं, वो CT एंजियोग्राफी होती है। उसके अंदर वो कैथेटर अंदर नहीं लेके जाते, जो प्रॉपर एंजियोग्राफी में लेके जाते हैं। और जो प्रॉपर एंजियोग्राफी भी है उसका भी कोई रिस्क नहीं है, हमने बाजू से करते हैं, आपका 15 मिनट में टेस्ट हो जाता है, 3 घंटे या 2 घंटे आप अस्पताल में रहते हैं, फिर आप घर चले जाते हैं और आगे जाके अपना काम काज शुरू कर देते हैं। घबराने की जरूरत इसलिए इससे घबराने की जरूरत, देखिए मैं बीइंग अ डॉक्टर, मैं अगर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मुझे सिम्टम्स हुए तो मैं जानना चाहूंगा कि मेरी बीमारी की इंटेंसिटी कितनी है, क्या मुझे एग्जर्ट करना चाहिए, क्या मैं अपनी एक्टिविटी कम कर दूं, मैं ओवर एग्जर्ट तो नहीं कर रहा या काम ज़्यादा तो नहीं कर रहा, मुझे प्रॉब्लम हो तो नहीं सकता। लेकिन उसको जानने के लिए मुझे अब सारे टेस्ट करवा के देखना चाहिए कि मैं बीमारी है कितनी। यानी आंखें बंद करने की बजाय आंखें खोलकर जो प्रॉब्लम है उसका सामना करें। बिल्कुल, मैं देखें मैं अगर कहूँ जी कि मैं काम मैंने करना है तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं इतना सेहतमंद हूँ कि मैं रूटीन के सारे काम कर सकूँ। जो रोज़ाना के प्रेशर्स है, चाहे जिस्मानी प्रेशर्स हैं या जहनी प्रेशर्स है, वो मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। अगर मैं नॉर्मल हूँ और खाम का साइकोलॉजिकली डाउन होकर मैं दिल का मरीज बना हूँ और मैं दिल का मरीज नहीं हूँ, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए आप नॉर्मल हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, और आपके और आपकी फैमिली के जो फ्रीक्वेंट विजिट्स हैं अस्पताल के वो कम हो जाते हैं। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं यार मेमन बात कर रहा हूँ, जिला जामशोर से। जी, सवाल पूछे। जी सर, मेरी वाइफ है, उसकी जो टांगे है ना वो बिल्कुल सूज गई है। अच्छा, और दूसरी बात में इसका वेट बहुत, जी जी, ये वेट इसका बहुत टांग का बढ़ गया है, इसकी वजह से चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया इसका। ठीक है, कब से ये स्वेलिंग कब से हो रही है उनको? ये तकरीबन 2 साल से चल रही है। ठीक है, एज क्या है उनकी? जी, एज उम्र क्या है उनकी? उम्र है 47 साल। ठीक है, कोई शुगर वगैरह है उनको? शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर है उसको। ठीक है, और सांस लेने में कोई तकलीफ? सांस में तकलीफ, ब्लड प्रेशर है और जो है ना टांगे में दर्द है उनका। सीने में कोई दर्द वगैरह आता है उनको? उनको सीने में तकलीफ तो कभी कभार थोड़ा होता है, छाती में जो है ना। ठीक है, वो सीने में। किसी डॉक्टर को दिखाया है आपने? डॉक्टर को दिखाया मगर उसका फर्क नहीं आ रहा है। दवाई हमने उसको दिखाया था डॉक्टर को हैदराबाद में। तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया उन्होंने, पर ठीक है, उससे कोई तो वो फर्क नहीं पड़ रहा है। सिंध में कहाँ से है ये? सिंध में कहाँ से? जामशोरों से हैं सर। जामशोरों से। जामशोर, हाँ, मुला खान से। हाँ, उन्होंने किन के नजदीक दिलवाला कोई अस्पताल है? आपके नजदीक कोई दिल वाला अस्पताल है? ये हैदराबाद में है, वादुआ हमारे हैदराबाद में दिल वाला है उधर। ठीक है, अस्पताल बनिए नहीं। ठीक है, चले आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, आई थिंक ये उन्होंने कहा कि टांगे सूजी हुई हैं और ब्लड प्रेशर की शिकायत है। ये जो दिल ब्लड में भी प्रेशर, दर्द बाज़-औक़ात आ रहा है उनको। हाँ, वो अभी इनको देखने की ये ज़रूरत है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो जब कंट्रोल नहीं करते या दवाई नहीं लेते और अनकंट्रोल रहता है, तो उससे आपका एक तो दिल बढ़ता चला जाता है, हार्ट फेलियर कहते हैं जिसे हम, फैल जाता है, और उसकी वजह से जिस्म में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, सांस आपसे नहीं ली जाती, आपके फेफड़ों में, आपकी आंतों में, आपकी टांगों जो है उनमें पानी होता है, सूज रही होती हैं।
कई दफ़ा वो ब्लड प्रेशर अगर आपके गुर्दों को फेल कर चुका है तो गुर्दों की वजह से आपकी टांगें जो है सूजी हो सकती है। और तीसरी जो हमारे नॉर्मली जो वजह होती है कि जिगर का अगर किसी को इशू है तो उससे लिवर जो प्रॉब्लम है उससे ये इशू हो सकता है। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि ये नज़दीक तरीन एक कार्डियोलॉजिस्ट जो है, ये हैदराबाद उन्होंने बताया नज़दीक पड़ता है, वहाँ पे जाके अपने एको का टेस्ट यानी अल्ट्रासाउंड, दिल का अल्ट्रासाउंड, वो दिल के स्पेशलिस्ट से वो ज़रूर जाके करवाएं। और बाकी जो टेस्ट हैं, ब्लड सीपी है, लिवर के टेस्ट हैं, यूरिया क्रेटिन, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो सारे टेस्ट करवाएं। छाती का एक्सरे ज़रूर करवाएं, उसमें पता चले कि छाती में पानी तो नहीं है। और कई दफ़ा जो है अगर टांगे सूजी हों तो कुछ और वजह भी हो सकती है, जिसमें खाने पीने में कम, प्रोटीन कम हो, उसमें से या मेल न्यूट्रिशन की वजह से ये जो है टांगे सूज सकती है। लेकिन इनका जो अभी बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर है, आई एम श्योर कि अनकंट्रोल्ड होगा, दवाई ये नहीं ले रहे होंगे, उसकी वजह से जहाँ तक नौबत आ गई है तो एक स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है और पेशाब आवर जो गोलियां खाने की ज़रूरत है। लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बाद जो देख लेने, एक दफ़ा मुआयना इनका कर ले, फिर उसके बाद बताए, तो इन्हें चाहिए। और ये चीज़ें ठीक हो सकती है, मरीज की उम्र बहुत कम है, तो इन्हें जल्दी किसी को दिखा के जल्दी इलाज शुरू करना चाहिए और स्पेशलिस्ट को दिखाए। दिल के स्पेशलिस्ट को हैदराबाद में, जो हैदराबाद का जो कॉलेज है और उसका हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज का, वहाँ पे जामशोरा मेडिकल कॉलेज, वो उसमें वहाँ पे जाके दिखाएं तो इन्हें तशखीस भी हो जाएगी और सही इलाज भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि 2 साल से इनको ये तकलीफ़ आ रही है। और जिस तरह कि आपने कहा कि देखना ज़रूरी है कि कहीं गुर्दों पर तो नहीं असर पड़ गया है, फेफड़ों में तो नहीं पानी है। और मरीज़ की ख़ुद ज़िंदगी सर कितनी मुश्किल हो जाती है जब उसको ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, सोने में प्रॉब्लम होता है, काम करने में प्रॉब्लम होता है, तो दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, 140/90 आपने कहा कि ये कट ऑफ लाइन है, तो क्या इस पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाती है या फिर दवाइयाँ दी जाती हैं? किस तरह से ब्लड प्रेशर को देखिए, जब आपका जो है वो कंसिस्टेंटली आपका 140/90 से क्रॉस करता है, 95/100, नीचे वाला 95/100 रहता है, ऊपर वाला 140 से ऊपर चला जाता है, तो और आपने 1 महीना ट्राई कर लिया, एक्सरसाइज भी, नमक भी कम कर लिया, वेट को भी कम करने की कोशिश की, वो नीचे नहीं आ रहा, तो फिर दवाई की ज़रूरत है। क्योंकि वो लेवल जो है वो फिर आपके आर्गन्स को डैमेज करना शुरू हो जाता है, दिमाग, आंखें, दिल, गुर्दे, ये सारे ख़राब हो रहे होते हैं। और जितना ब्लड प्रेशर 24 घंटे में ज़्यादा होता है उतना ही वो नुकसान पहुँचा रहा होता है। कोशिश ये होती है कि उसे 140/90 से नीचे रखें। अगर आपका डाइट, एक्सरसाइज, रिलैक्स करने से, नींद पूरी करने से और स्ट्रेस कम करने से नीचे आ जाता है तो फिर दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, बहुत सारे लोग सर ऐसे भी होते हैं जो कि खुद ही रैंडमली दवाई ले लेते हैं ब्लड प्रेशर की, यानी आज ले ली, ब्लड प्रेशर नीचे आ गया, कुछ दिन गुजर गए, फिर ब्लड प्रेशर ऊपर चला गया, फिर दवाई ले ली, तो क्या ये इस तरह से करना चाहिए पेशेंट को या ये नुकसानदेह? बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। हमारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं जी वो मेरा पहले तो नहीं था, एक दिन इतना ब्लड प्रेशर आ गया, मेरा भाई ले रहा था, मैंने उसकी दवाई ले ली, वो डॉक्टर ने एडवाइज ही नहीं की। वो दवाई जो आपके भाई के लिए ठीक थी, हो सकता है आपके लिए ठीक ना हो और आपको नुकसान पहुंचाए, आपके लिए वो जहर साबित हो। तो इसलिए जब तक डॉक्टर का मशवरा ना हो तो, और दूसरा मेडिकल स्टोर वालों से आपने दवाई नहीं लेनी। मेडिकल स्टोर वाला दवाई बेचने वाला है, डॉक्टर नहीं है, उसे नहीं पता। वो दवाइयाँ होती हैं वहाँ पे जो इलाज के लिए थी, डॉक्टर को पता होता है किस मरीज को कौन सी दवाई सूट करेगी। वो दवाई अगर कोई और बंदा देगा जो उसको ज़रूरत नहीं है तो उसके लिए जहर साबित होगी। इसलिए जो डॉक्टर मशवरा दे वो मशवरे के हिसाब से दवाई लेनी चाहिए। और जैसे आपने कहा कि ब्लड प्रेशर एक दिन का मसला नहीं है, ये सारी उम्र का मसला। जब आपको एक दफ़ा डायग्नोज कर लिया, तशखीस होगी कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और आपको दवाई की ज़रूरत है, तो फिर आपको दवाई बाकायदगी से लेनी पड़ेगी। मैं हमेशा मरीज़ को कहता हूँ कि आप खाना भूल जाएं, दवाई ना भूलें, और आप कभी आपको इमरजेंसी में अस्पताल भागना नहीं पड़ेगा। आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, कोई आपको इमरजेंसी नहीं होगी। वक्त पे दवाई ले, एहतियात करें और आप हमेशा इमरजेंसी से बच सकते हैं। शेयरिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दवाइयों की शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना है। जी, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सांबा से। जी, नाम बताएं अपना। शहजाद। जी, सवाल पूछिए। मुझे ना 4 स्टेंट्स पहले पड़े हुए हैं। ठीक है। अब मुझे कोई 3-4 दिन पहले ये शुगर डायग्नोज हुई है, और वो HbA जो आप कह रहे थे 13, जिसमें 3 महीने का आता है रिकॉर्ड, वो 9.1 आया है। अच्छा। तो अब ये एक तो ये पूछना है कि इसका स्टेंट्स पे क्या असर होता है शुगर का, और दूसरा मेरे ना हाथों और टांगों में ना नमनेस बहुत ज्यादा हो रही है। ये 2 क्वेश्चन पूछे डॉक्टर। ठीक है, एज कितनी है आपकी? एज मेरी है 60
और वेट मेरा है 103 kg। ठीक है, तंबाकू नोशी करते हैं आप? नहीं। और खानदान में कोई दिल का मसला? नहीं। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप? जी अभी शुरू की है, वो आधा घंटा वॉक कभी कभार कर लेता हूँ, हफ्ते में 2-3 दिन मुश्किल से। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। जी आई थिंक इनका बड़ा ज़रूरी सवाल है कि शुगर जो है वो इनका HbA1c जो 7 से नीचे होना चाहिए, इनका 9 पॉइंट समथिंग है, जो कि अनकंट्रोल शुगर की बताती है। और कई दफ़ा होता है कि आपको पता नहीं चलता जब डायग्नोज, जो इनकी डायग्नोज हो सकता है 1-2 साल से ऐसे ही चल रही है और कभी शुगर ठीक आ जाती है। और HbA1c जो आपको बताता है कि एवरेज पिछले 3 महीने की कितनी आपकी शुगर रही है। दूसरा इनका ये सवाल था कि क्या शुगर का स्टेंट के ऊपर कोई असर होता है कि नहीं होता। यस, इसका होता है असर, और बड़ा नेगेटिव असर होता है कि अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड हो, 7 से नीचे HbA1c ना हो, तो आपके स्टेंट बंद होना शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर बीमारी आनी शुरू हो जाती है। ना कि उस स्टेंट के ऊपर बीमारी आती है, बल्कि दूसरी नालियों की दूसरी जगह पे भी ब्लॉकेजेस शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अपनी शुगर को कंट्रोल करके रखना चाहिए। एक जो इनका बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है वो इनकी है वज़न इनको जो है कोशिश करके डॉक्टर के मशवरे से इसे कम करना चाहिए और 80-85 के नज़दीक ये लेके आए अपने वज़न को। यस, डेली वॉक करें, कम से कम आधा घंटा वॉक करें, इससे शुगर भी होपफुली आई थिंक इनकी कंट्रोल होगी। डाइट में अगर ये एहतियात करेंगे, जिसमें मीठी चीज़ें बंद कर दें और वॉक शुरू कर दें और सैलड और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो फिर इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। इनको चाहिए कि अपनी शुगर जो एक दफ़ा रैंडम जो है इनकी शुगर कितनी आती है, उधर पता चलेगा। अब जो शुगर वाले डॉक्टर हैं उन्हें दिखाएं या फिजिशियन को दिखाएं, ताकि आपकी शुगर जो है, जो फास्टिंग है वो 110 से नीचे होनी चाहिए, और जो रैंडम है वो शाम वाले खाने से पहले आप जब चेक करें तो 160 से नीचे होनी चाहिए। और बाकी जो मेडिसिन इनकी, आई एम श्योर कि इन्होंने 4 स्टेंट डलवाए हुए, ये एस्प्रिन भी ले रहे होंगे, कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी ले रहे होंगे, दिल की और दवाइयाँ जो होंगी वो भी ले रहे होंगे, वो इन्होंने उसमें कोई नागा नहीं करना, करते रहना है। और हर 3-6 महीने के बाद अपने डॉक्टर साहब को ये भी दिखाएं। बता रहे थे कि नमनेस है इनको लेग्स में, और वो शुगर की वजह से ही, शुगर की वजह से होता है, कई दफा वजन की वजह से होता है, नमनेस आ जाती है। देखिए, जब आपका वजन ज़्यादा होता है तो आपकी जो चर्बी है वो पूरे जिस्म में ऊपर से लेकर नीचे तक, हाथों पाँव टांगों में ये होती है, और ये चर्बी कई दफ़ा जो है उसका भी प्रेशर नर्व्स के ऊपर होता है, और वो प्रेशर की वजह से नमनेस होती है। और शुगर जो है वो कई दफ़ा होता ही है कि शुगर अनडायग्नोज रही, इतना अरसा आपको पता नहीं चला, तो उसकी न्यूरोपैथी जिसे हम कहते हैं वो न्यूरोपैथी हो जाती है और ये नमनेस हो जाती है। और ये नमनेस हमेशा एक बड़ा ज़रूरी आज का ये मैसेज है कि वॉक ज़रूर करें। वो कहते हैं कि आपका खून का 50% जो है, जितने पूरे जिस्म में खून है उसका 50% आपके टांगों में होता है। 50% जो नर्व्स हैं पूरे जिस्म में वो टांगों में होती हैं। 50% जो ब्लड वेसल हैं जो खून लेके जाती हैं वो टांगों में होते हैं। और ये वॉक करेंगे तो आप चलते रहेंगे, आपके पाँव तगड़े रहेंगे, आपकी पिंडलियां तगड़ी रहेंगी, आपकी टांगें तगड़ी रहेंगी, और आपका ओवरऑल सेहत जो है वो तगड़ी रहेगी। और जिसे कहते हैं ना जी, वो कम से कम 10,000 स्टेप्स जो है गिन के आपको वॉक करनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत यहाँ पर हमारे लास्ट कॉलर हैं। जी जी, फिर हम ये मैं ये कहना चाहूँगा, आपके टांगों पे आपकी फ्यूचर मुस्तकबिल है, उनको ज्यादा इस्तेमाल करें। जी 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 जी, हमारे लास्ट कॉलर हमारे साथ हैं। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तहमीना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी तहमीना। अच्छा, कुछ अर्सा पहले भी मैंने कॉल की थी अपनी वालदा के हवाले से। एक तो डॉक्टर साहब को मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रही हूँ, माशाल्लाह से एक बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं कि लाइव लोगों के जवाब दे रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स के जो हालात हैं आजकल, जाना जो है टाइम लेके जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, तो उनके लिए बहुत जज़ाकल्लाह खैर। और दूसरा, मैंने अपनी वालदा के वाले से पूछा था, मेरे फादर भी 97 में डेथ हुई थी हार्ट फेलियर से। मेरे भाई की ये अभी 3-4 महीने हुए हैं डेथ हुई है हार्ट फेलियर से। मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें भी स्टंट पड़े हुए हैं। बस सवाल ये है कि हम लोगों में इतना गुस्सा बहुत है, मतलब सब लोग जितने भी हैं ना, गुस्सा, और गुस्से के क्या नुकसान आते हैं इसके हार्ट डिजीज में, मैं ये पूछना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का सर। फाइनल मैसेज और जी, फाइनल मैसेज ये है कि गुस्सा कोशिश करें ना करें, गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। गुस्सा आए तो 1 से लेके 100 तक की गिनती करें, अगर 100 तक नहीं करते 10 तक गिनती करें तो ऑटोमेटिकली गुस्सा आपका जो है वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा पानी पिए, लंबे लंबे सांस लें। यस, गुस्सा बहुत ही नुकसान पहुंचाता है आपको, और कई दफ़ा इसी से हार्ट अटैक होता है, इसी से कार्डियक अरेस्ट होता है, इसी से कार्डियक फेलियर होता है, और कई दफ़ा इसी से स्ट्रोक होता है, आपको फालिज का अटैक होता है।
तो इसको हमेशा बचने की कोशिश किया करें। इनकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, इनको मेरा मशवरा यह है कि अगर इनके फैमिली में जो है वो अगर गुस्सा है तो ये मेडिटेशन, 5 वक्त की नमाज, दरूद शरीफ ये आप पढ़ें और साथ साथ वॉक करें, और जहाँ पे जो चीज़ आपको गुस्सा दिला रही है कोशिश करें कि उस जगह से आप भाग जाएं और वहाँ पे ना आप ठेकें, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चीज़ गुस्सा दिला रही है उससे आप बच जाएंगे और गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अपना इलाज जो है वो जारी रखें, एक्सरसाइज पे ध्यान रखें, डाइट पे ध्यान रखें, और जो दवाइयाँ आपको बताई गई हैं, डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया है, वो सारी की सारी उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फाइनल मैसेज यही है कि आपका जो मुस्तकबिल है उसकी बुनियाद आपकी टांगें हैं, जिस तरह के सर ने हमें बताया। इसलिए जब तक आपकी टांगें चलती रहेंगी तो आपकी ज़िंदगी भी चलती रहेगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। अल्लाह हाफ़िज़।